नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7th क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें भूगोल का ये 7th चैप्टर है। और इस चैप्टर के साथ ही आज आपकी 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो है वो 8th क्लास से आएगा, 8वीं क्लास की ज्योग्राफी। और उसमें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में उसमें से, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको उनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है। आपको कौन कौन से हैं उनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन है अरब का मरुस्थल, और फोर्थ है गोबी मरुस्थल। आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है। इन चार में से एक मरुस्थल जो है वो शीत मरुस्थल है, बाकी तीन उष्ण है। तो आपको शीत वाले का नाम कमेंट करके बताना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। प्राकृतिक परिस्थितियां हमारी आजीविका के अलग अलग अवसर प्रदान करती है। पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न स्थल रूप और पर्यावरण हमारा आवास बनाते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो कुछ मैदानों या जंगलों में। वहीं कुछ लोग रेगिस्तान में रहते हैं तो कुछ समुद्र के किनारे तटीय इलाकों में। नदियों द्वारा पोषित मैदानों की उपजाऊ मिट्टी से लोग खेती करते हैं, वहीं रेगिस्तानों में न ही उपजाऊ भूमि होती है और न ही पर्याप्त पानी। ऐसी दशा में मैदानों की तुलना में रेगिस्तानों में खेती बहुत कम होती है। यहाँ लोग पशुपालन करते हैं। समुद्र के समीप रहने वाले लोगों के आय का साधन जल है। इस प्रकार अलग अलग प्राकृतिक परिवेश में लोग भिन्न भिन्न आजीविका के साधन जुटाते हैं। ये आजीविका के सोर्स न केवल अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं अपितु अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह मानव तथा प्रकृति के मध्य की अंतःक्रिया अनूठे मानवीय भूदर्शों को जन्म देती है। इसमें आपके लिखने वाले जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको बस थोड़ा एक बेसिक फंडे आपके क्लियर कर रहा है, कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा है, बस इनको सुन लो। और इसमें कोई लिखने वाले जैसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक भूदर्शों के विपरीत इन मानवीय भूदर्शों में हमारे गांव, शहर, खेत खलियान, कुएं, बावड़ियां, मोटर गाड़ी, कल कारखाने, धार्मिक स्थल आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, आइए हम इस अध्याय में नदी निर्मित और तटीय मैदानों में मानव जीवन की दशाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है मैदानी प्रदेश में मानव जीवन। मैदानी प्रदेश में मानव जीवन। हमारे देश के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य गंगा यमुना का विशाल मैदान स्थित है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैदानी प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने दृश्य देख लीजिए, ये मैदानों में स्थित खेतों का एक दृश्य है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, ये जैसे भारत है, और पर्वतीय जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो यहाँ आप ये देखेंगे जो ये हिमालय, अलग अलग जो है प्रकार हिमालय के, ये सारी भूसंरचनाएं, जो भी पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में ये पठार की बात कर रहा है। तो बीच में जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है, गंगा यमुना का विशाल मैदान। यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। भौतिक दशाएं। यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं उसे भाबर कहते हैं। ये कई बार आएगा आगे। यहाँ नदियां भूमिगत हो जाती है। इसके निकट ही दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को खादर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार चीजें पूछी जाती हैं कि बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, तराई प्रदेश किसे कहते हैं, भाबर क्या होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर से इनको एक बार देख लीजिए कि हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं उसे, वो जो मैदान कहलाता है उसको कहते हैं भाबर। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कंकड़ पत्थर।
और इसमें पहला शब्द क्या है? भा। भा से याद कर लेना भाटा। भाटा याद कर लेना। भाटा क्या होता है? पत्थर को ही कहते हैं, भाटे को। तो भा से बाबर और भाटा से बन गया भाटा, मतलब पत्थर। तो जहां कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बाबर। तराई प्रदेश, जहां नदियां भूमिगत हो जाती है तो वो निकटी क्षेत्र कैसा हो जाता है? दलदली क्षेत्र, जैसे दलदल हो। तो तराई का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए लोग मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो उस पे क्या करते हैं? तराई करते हैं, यानी पानी का लगातार छिड़काव करते हैं। तराई, अब आप एक एक जगह लगातार पानी अगर गिरेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा? दलदली। इस तरीके से याद कर लेना। तराई, तराई का मतलब लगातार पानी एक जगह छिड़कोगे तो वहां मिट्टी कैसी हो जाएगी? दलदली हो जाएगी। तो ये इसमें कीवर्ड है दलदली, उसको कहते हैं तराई प्रदेश। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानी भागों को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहा जाता है। अब इसमें से बांगर खादर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुरानी मिट्टी का कौन सा है और नई मिट्टी का कौन सा है। तो इसकी एक ट्रिक आपको बता देता हूं, आप जब तक जियोगे तब तक नहीं भूलोगे। पहला, इसमें खा लिखा हुआ है खादर में। खा, खा से याद कर लो खाना। अब खाना आप रोज नया बनाते हो या डेली का जो पहले का बनाया हुआ है वो ही खाते हो? हमेशा डेली का खाना नया बनाते हो? सुबह बनाया, शाम को बनाओगे तो शाम को बनाओगे नया खाना। ऐसा नहीं है कि पुराना वो एक महीने पहले बना के रख लिया और अगले एक साल तक वही चलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो खाना जो आप खाते हो वो हमेशा कैसा व्यक्ति खाना पसंद करता है? बिल्कुल नया खाना। नया मतलब नवीन। तो इससे याद कर लेना, खाना हमेशा नया ही अच्छा लगता है, नवीन। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी मैदान को हम खादर कहते हैं। इसके अलावा जो बच गया तो फिर वो बांगर बच गया। तो एक याद कर लो, बांगर खादर में से एक याद कर लो, नया खाना। तो नवीन का खादर हो गया, बाकी जो बचा वो किसका है? इसका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। और ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत बार पूछा है, ये मिलान करने वाले में पूछा है। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है, कई एग्जाम में देख लिया मैंने, बाबर इस प्रकार से पूछेगा, बाबर, तराई प्रदेश, यहां लिख देगा बांगर, यहां लिख देगा खादर, और इसके सामने ये मिलान करवा लेगा, यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी लिख देगा, यहाँ नवीन जलोढ़ ये लिख देगा। इस तरह कहेगा कि आपसे मिलान करो, इस प्रकार से। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत पड़ती है, वातावरण में उमस रहती है। शीत ऋतु में शीत लहर चलती है। किसी सामान्य मैदानी इलाके की तरह यहाँ वर्षा अच्छी होती है। इसी कारण से यहाँ भूमिगत जल भी कम गहराई पर ही मिल जाता है। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से भी कभी कभी वर्षा हो जाती है। तो मित्रों, वैसे जो शीतकाल में जो वर्षा होती है हम उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी वाला जो ये टाइम होता है, दिसंबर जनवरी के आसपास का, तो पश्चिमी चक्रवातों से वर्षा होती है और भूमिगत जल कम गहराई पर मिल जाता है। अब देखिए, एक तो मिट्टी के क्या हो, दोहरे ही दोहरे हो, टीले ही टीले, तो वहां पानी निकलेगा पास में, या फिर जहां मैदानी प्रदेश हो और जहां नदियां बहती हो आसपास, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से वो मैदान बने हो, तो जहां नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं वहीं पानी जल्दी निकलेगा, क्योंकि वहां भूमिगत जल भी खूब मिलेगा। अब आता है वनस्पति। इस क्षेत्र में पहले काफी वनस्पति पाई जाती थी, किंतु आबादी और कृषि कार्य बढ़ने के कारण यहाँ के वन क्षेत्रों में कमी आई है। पॉपुलर, साल, सेमल, शीशम, बबूल, हल्दू, कई प्रकार की घास पाई जाती है। पॉपुलर का उपयोग प्लाईवुड बनाने में होता है। आप जो मकान वगैरह बनाते हैं उसमें गेट वगैरह बनाते हैं, मेज वगैरह बनाते हैं, कई जगह काम आता है प्लाईवुड। तो ये पॉपुलर जो है ये किस काम आता है? ये जो लकड़ी है इसकी प्लाईवुड बनाने के काम आती है। और ये कई पेड़ हैं और कई प्रकार की घास भी होती है यहाँ पर, क्योंकि जो पशु होंगे दूसरे, गाय भैंसे जैसे जो दुधारू पशु हैं, वो क्या खाएंगे? घास ही खाएंगे वो। आर्थिक क्रियाएं। मैदानों की भौगोलिक परिस्थितियां कृषि को बढ़ावा देती है। अब ये समझने की चीजें, देखिए जहां मैदान ज्यादा होंगे, अच्छी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होगी, तो भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि वहां कृषि भी क्या होगी? खूब होगी। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी के कारण अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। साल भर खेती होती है और 3 फसलें आराम से हो जाती है। वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, गन्ना आदि बोए जाता है। सर्दियों में गेहूं, सरसों और बरसीम की अच्छी पैदावार होती है।
अब देखिए, ये आपसे वर्षा ऋतु में कौन सी होती है? चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, गन्ना। और सर्दियों में गेहूं, सरसों, बरसीम की अच्छी पैदावार होती है। वैसे तो यहाँ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि कोई भी फसल उगा सकते हैं। इन फसलों में मक्का और बरसीम का उपयोग जानवरों की खुराक के रूप में होता है। यहाँ गन्ने की फसल भी उगाई जाती है, जो चीनी कारखाने में चीनी तथा गुड़ बनाने के काम में आता है। लोग खेतों के चारों तरफ पॉपुलर के पेड़ लगाते हैं। इससे खेतों का सीमांकन तो होता ही है, साथ ही साथ ये आजीविका के उत्तम सोर्स के रूप में भी उभर रहा है। ये खेतों का सीमांकन तो मतलब ये है कि जैसे मान लो जो किसी के खेत की बाउंड्री है, अब ये मान लीजिए 10 खेत है, तो यहाँ सबके जैसे अलग अलग खेत है इस प्रकार से, तो ये क्या करेंगे, जो ये बाउंड्री है इस प्रकार से, ये बाउंड्री, इसने अपनी बाउंड्री बाउंड्री पे ये पौधे लगाए, ये बड़े होके वृक्ष बन गए, तो ये भविष्य में भी उसके काम आएंगे, और प्लस दूसरे खेत से एक बाउंड्री भी उसकी बन गई। इनके अलावा आम, लीची और अमरूद के बाग भी हैं। लीची खूब खानी चाहिए। कृषि के साथ लोग पशुपालन भी करते हैं। किसान पशुपालन से प्राप्त दूध, घी आदि को डेयरी में बेचते हैं। तो इस पॉइंट में आप देखिए आपके काम के हिसाब से कौन सा है। तो काम के हिसाब से आपके जो ये ऊपर वाला था पश्चिमी चक्रवात वाला, ये तो जो पैराग्राफ है पूरा ही सारे काम का है। वनस्पति में देखिए, ये आपके काम के हैं कि कौन कौन सी यहाँ वनस्पति होती है, ये काम का है। प्लाईवुड में कौन सा काम का आता है? पॉपुलर, मिलता जुलता ही नाम है, पॉपुलर प्लाई। और आर्थिक क्रियाएं, तो वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसल होती है, सर्दियों में कौन सी होती है, ये आपके 2 लाइन इसमें काम की है। बस यही आपके मेन है इसमें। उद्योग, यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है। यहाँ अनेक प्रकार के लघु मध्यम वृहत उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों में सूती ऊनी वस्त्र, चीनी, इंजीनियरिंग, कांच, गलीचा निर्माण, चमड़े के उत्पाद निर्माण, प्लास्टिक, रसायन निर्माण, खेल का सामान निर्माण इत्यादि है। तो ये कई उद्योग भी यहाँ विकसित हुए हैं। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र बन जाएंगे, चीनी का, इंजीनियरिंग, कांच, गलीचा निर्माण, चमड़े के उत्पाद निर्माण, प्लास्टिक, रसायन और खेल का सामान। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर आदि हैं। क्योंकि मित्रों ये हम अभी किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? हम भारत के मैदानी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें गंगा नदी, यमुना जहां जहां बहेगी उनका जो क्षेत्र आएगा, गंगा बेसिन, मतलब उन नदियों, मेन नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसको पूरा कहते हैं बेसिन। तो उससे बनने वाला जो मैदान का निर्माण है, तो अब यहाँ कौन कौन से उद्योग पनप सकते हैं? अब ये कह रहे हैं कि यहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी, नदियों की सुविधा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या करेंगे? खेती करेंगे, कृषि करेंगे। उद्योग कौन कौन से हैं? तो ये बता रहा है ये सब उद्योग भी पनप जाएंगे। और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद इत्यादि इत्यादि ये हैं। परिवहन, तो परिवहन सही होगा क्योंकि मैदानी भाग है, आराम से सड़कें बनेगी। धरातल की एक रूपता और समतल होने के कारण यह परिवहन मार्गों का जाल सा बिछा हुआ है। संपूर्ण मैदान में सार्वजनिक, औद्योगिक और व्यक्तिगत संचार के साधनों का भी विकास हुआ है। क्षेत्र के प्रमुख शहर वायु परिवहन सेवा से भी जुड़े हुए हैं। अब आता है जनसंख्या। इस क्षेत्र में कृषि विकास और औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या का जमाव अधिक हुआ है। यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटे होते जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अब पीढ़ी दर पीढ़ी जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो चूंकि यहाँ सिस्टम वो है ही कि जैसे किसी व्यक्ति के 2 संतान है, उन 2 के 4 हुए, चार 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 हो गए, इनके 4 4 हो गए। अब ऐसे करते करते क्या है, तो खेत का लास्ट में क्या होता है? बंटवारा होता है। तो बंटवारा होगा तो अब खेत तो वो उतना ही है, उसकी जमीन तो बढ़ेगी नहीं। पहले एक खेत इतना बड़ा है एक व्यक्ति के पास, उसके 2 बच्चे हो गए, ये लो 2 भाग बन गए, 2 के और 2 2 हो गए, फिर ये ऐसे करके भाग बनेंगे। तो खेत तो साइज तो इसका दिन दिन छोटा ही होता जाएगा, एक के पास में भूमि आएगी कम। और क्षेत्र के गांवों से 2 तरह का पलायन होता है। एक तरफ आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश में लोग रोज शहर आते जाते रहते हैं, वहीं संपन्न लोग
उस शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए पलायन कर रहे हैं। तो मित्रों, ये लोग रोजगार की तलाश में खूब जाते हैं। राजस्थान से लोग बहुत जाते हैं, जैसे कलकत्ता है, सूरत है, बम्बई है, बहुत लोग जाते हैं। हैदराबाद है, राजस्थान से बहुत लोग जाएंगे यहाँ रोजगार के लिए। और बाकी जैसे सिटी की तरफ भी जाते हैं उस शिक्षा के लिए, ताकि पढ़ाई करें और अन्य सुविधाओं के लिए। लेकिन अभी सब लोग, जब कोरोना फैल रहा है, सारे लोग जो बाहर गए हुए थे रोजगार की तलाश में, वो सब लौट लौट के कहाँ जा रहे हैं? गाँव में, वापस गाँव में आ रहे हैं। कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि गांव आपका पेट भर सकते हैं। सिटी में रोज कमाना और रोज खाना पड़ेगा, जबकि गांव आपका कई दिनों तक पेट भर सकते हैं। आखिर में काम गांव ही आते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ एक चीज मैं और बता देता हूँ, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जब 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आते हैं, तो अंग्रेज यहाँ आकर के और दंग रह गए थे कि ये भारत इतना आत्मनिर्भर कैसा है। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, जब अंग्रेज भारत आए थे। इन्होंने यहाँ बहुत गहराई से नोटिस किया और कहा कि इस भारत की संपन्नता का सबसे बड़ा कारण है गांव। और इतना इनका जोरदार सिस्टम है कि अब ऐसा नहीं है कि गांव में सारे लोग हैं वो सिर्फ एक ही काम करेंगे, खेती, ऐसा नहीं है। हर तरह के व्यवसाय होते हैं। एक गांव है, जैसे मान लीजिए, इसमें आपको सुनार भी मिलेगा और नाई मिलेगा, मोची मिलेगा, सब लोग मिलेंगे यहाँ आपको। किसान भी मिलेगा, कुम्हार मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, इनको आपस में किसी विषय की अगर कोई आवश्यकता होती, तो गांवों के अंदर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय अधिक होता था। अब जैसे मान लीजिए कोई मोची है, किसी का जूता खराब हो गया, मोची को उसने दे दी अपनी जूतियां, कैसा भी जूतियां सही करो। बदले में 5 किलो अनाज, 2 किलो अनाज उसने मोची को दे दिया, मोची ने जूतियां सही कर दी। आराम से काम चल रहा है। तो अंग्रेजों ने यह देखा कि सबसे पहले भारत के इन गांवों का जो सिस्टम है, इसको खत्म करो। ये जब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक भारत पूरी तरह से हमारा गुलाम कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए अंग्रेजों ने सिस्टम किया, रेल चलाई, और वो रेल सीधी इन गांवों के बीच में से निकलेगी। साहब ये लो, मतलब रेल की जो बाउंड्री है, उसमें गांव सब रेंज में आएंगे। क्यों? सीधा यहां। और एक काम अंग्रेजों ने और किया, सुनार जो था इनको कर दिया खत्म, नाई को खत्म कर दिया, मोची को खत्म कर दिया। छोटे छोटे जो भी उद्योग थे, लघु उद्योग, छोटे मोटे, वो सब खत्म कर दिए। इनको खत्म करने का मतलब इनके जो जीविका के साधन थे वो खत्म कर दिए, और सिर्फ एक ही छोड़ दिया, किसानी। अब एक तो सबके जो व्यवसाय बंटे हुए थे सबके पास में, जब एक ही किसानी रह गई, तो फिर वो भी तो एक लिमिट है। पहले सब लोग किसानी नहीं करते थे, सबका अपना बंटा होता था, भाई किसान ये करेंगे, ये अपने अपने काम, और तो आराम से काम चल रहा है। लेकिन सबके पास सिर्फ एक ही काम रह गया, किसानी, तो जमीन भी क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। और इसमें फसल भी अंग्रेज अपने फायदे के हिसाब से उगवाएंगे। जैसे नील की खेती करवानी है वो करवा लेंगे, अफीम उगवा लेंगे अपने अकॉर्डिंग। जब शासन ही सारा अंग्रेजों के हाथ में है, तो वो तो अपने जो भी उनका फायदा है वही काम करेंगे। इन्हीं गांवों से, इन्हीं खेतों से कच्चा माल उगाते, उसको भेज देते सीधा यूरोप, वहां से पक्का माल बनता और वापस आकर इन्हीं लोगों को बेचते। तो अंग्रेजों ने पूरा भारत की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद कर दिया था। तो इतने ज्यादा मजबूत थे यहाँ के गांव। गांधी जी भी हमेशा कहते थे, गांव को मजबूत करो, गांव का विकास करो। खैर, आगे पढ़ते हैं। अब आता है जनसंख्या। ये परिवहन हो गया, ये जनसंख्या भी हो गया आपका। ये सभी लक्षण गंगा यमुना के मैदानों में आसानी से देखे जा सकते हैं। अब आता है तटीय मैदानों में मानव जीवन। विश्व पटल पर एशिया महाद्वीप में विविधताओं से भरा हमारा देश भारत स्थित है। इसे प्रकृति ने खास विशेषताओं से सुसज्जित किया है। मित्रों, सही बात है। देखिए, एक चीज यहां पर आपको कह रहा हूं मैं, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा है, पूरे विश्व के आप मैप देखिए, सबसे सुंदर जो आपको नक्शा दिखेगा वो हमारे भारत का दिखेगा। सबसे सुंदर नक्शा। कोई कैसा है, कोई भांत भतीले से हैं, अजीब अजीब से, कोई लोमड़ी जैसा है, कोई देश कुत्ते की शक्ल का है, कोई कैसा ही है। लेकिन जब आप हिंदुस्तान को देखेंगे, तो आपको माँ की छवि लगेगी, जब भारत माता। आप जो, कौन थे, अरविंद जी जो पढ़ते हैं आप, तो क्या कहा था उन्होंने? भारत माता, भारत को माँ की संज्ञा दी।
तो पूरे विश्व में सबसे सुंदर नक्शा जो है वो किसका है? भारत का नक्शा है। यहाँ भौगोलिक, वानस्पतिक, जलवायिक, धरातलीय और सांस्कृतिक विविधताएं दिखाई देती हैं। इस विविधता युक्त भारतीय उपमहाद्वीप के जहां एक ओर हिमालय सजग प्रहरी की तरह खड़ा है, तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण तीनों ओर अथाह जल राशि इसके दक्षिणी भाग को पोषित और पल्लवित करती है। भाषा इन्होंने बहुत शानदार लिखी है। वैसे भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कई प्रकार की जैविक और मानवीय विविधताएं पाई जाती है। यहाँ के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में काठियावाड़ तट है, कन्नड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट। और पूर्वी तटीय मैदान में है उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो ये फिर से ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से हैं, यानी कौन से मैदानों की बात कर रहा है तटीय मैदान? जो समुद्र के किनारे के भाग हैं उनको तटीय मैदान कहा जाता है। काठियावाड़ तट है, कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार है, पूर्वी तटीय मैदान, तो इसमें उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ये देखिएगा, ये काठियावाड़ तट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू ब्लू से दिख रहे हैं ये तट हैं सब। फिर कोंकण तट आ गया, फिर है कन्नड़ तट, और फिर है मालाबार तट। ये सभी किस तरफ हैं? भारत के पश्चिम की तरफ। और पूर्व की तरफ तो एक तो कोरोमंडल तट आ गया, ये कोरोमंडल तट, और ये है उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा की तरफ जो है। और यहां मित्रों आप, ये बांग्लादेश है, इसकी बांग्लादेश की भी आप स्थिति देखिए। बांग्लादेश का नक्शा भी आपको भारत से थोड़ा मिलता जुलता दिखेगा। आप देखिएगा ये बीच में, जैसे ये देखिएगा, ये ऐसे है, और ये देखिए यहां से ऐसे। अब इसको यहां से थोड़ा सा आप ऐसे कर दो तो ये भारत बन जाएगा। तो पूरा आधा का आधा जो बांग्लादेश है वो आधे भारत जैसा दिखता है यहां ये तक, इस प्रकार से। आइए अब हम विविधताओं से युक्त मालाबार तटीय प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो यह प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर गोवा से कन्याकुमारी तक एक संकरी पट्टी में फैला हुआ है। अब पश्चिम की तरफ देखा आपने, इस प्रकार से गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक, इस प्रकार से, जो सामान्यतः 70 से 90 किलोमीटर चौड़ाई है। ये जो चौड़ाई है इसकी, ये वाली, ये 70 से 90 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। तो इसके पश्चिम की तरफ तो ये अरब सागर है ही यहाँ पे, और पूर्व में पश्चिमी घाट में स्थित है, यही ये बता रहा है यहाँ स्थित जो है इसी भाग में, तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां हैं। ये आगे और डिटेल में आएगा, जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी, 8th 9th 10th, खूब डिटेल में कि कौन कौन सा स्टेट है वहां आती है। अब आती है भौतिक दशाएं। मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो एक संकीर्ण और उपजाऊ मैदान है। इस तट पर कई लेगून पाए जाते हैं। वेम्बानाद इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध लेगून है। इस मैदान के पूर्व की ओर पूर्वी में पुरानी चट्टानों से बना पहाड़ी क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है। समुद्र के निकट होने के कारण इस प्रदेश की जलवायु अत्यंत नम और सम है। वर्ष भर इसका तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 250 से 400 सेंटीमीटर तक होती है, जो जून से आरंभ होकर के नवंबर तक रहती है। तो जो समुद्र के किनारे के स्थान होंगे उनकी ये विशेषता ही होगी कि उनका टेम्परेचर भी लगभग आपको ये मिलेगा, तापांतर कम मिलेगा, वर्षा भी इसी प्रकार के आसपास आपको मिलेगी, और जून से नवंबर तक वर्षा खूब मिलेगी। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं आपको, एक ये जो लेगून शब्द है, ये आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं कि लेगून आखिर होता क्या है। आप ये तो समझ गए कि इस तट पर कई लेगून पाए जाते हैं। लेगून क्या है? तो जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल से आपको उदाहरण से समझाते हैं। ये दोस्तों आपके सामने एक उदाहरण है, और ये देखिए, ये होता है लेगून।
ये जो आपके सामने ये आपको एक झील जैसा दिखाई दे रहा है, इसको लेगून कहते हैं। क्या होता है? तो समुद्र के किनारे जल का एक उथला हुआ वो क्षेत्र जो किसी पतली दीवार, पतली भित्ति, पतली अवरोधिका के द्वारा सागर या महासागर से अलग हो जाता है। अब ये अलग से पड़ा रहेगा इधर पानी ये, और इसका धीरे धीरे खारापन कम होता है, इसका खारापन ज्यादा होता है, इसका कम होता है। खैर मेन चीज ये है कि लेगून कहते कैसे हैं? लेगून झील भी कहते हैं, अनूप झील भी कहते हैं, लेगून भी कहते हैं। क्या? कि समुद्र के किनारे कुछ जल का उथला हुआ वो भाग जो किसी पतली भित्ति के द्वारा मेन समुद्र से अलग हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं लेगून। अब जैसे उड़ीसा के अंदर पुरी के पास में एक चिल्का झील है, ये नाम आपने सुना होगा, चिल्का झील। ये किसका उदाहरण है? ये लेगून का ही उदाहरण है। चिल्का झील। अब और वहां कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भाई जैसे ये भारत है, जैसे ये भारत है, तो यहां है चिल्का झील, तो यहां ये चिल्का झील है, तो ये कहां होगी? बंगाल की खाड़ी के तो किनारे है फिर। और अभी हम मालाबार तट वाला पढ़ रहे हैं, मालाबार वाला ये क्षेत्र, तो अभी जो हमने झील पढ़ी थी वहां लेगून जो पढ़ा, वो कौन से का हो गया? वो अरब सागर का भाग हो गया फिर। तो इस प्रकार से है ये। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया, लेगून किसे कहते हैं। तो उड़ीसा में पुरी के पास में जो चिल्का झील है वो भी कैसा उदाहरण है? लेगून का ही उदाहरण है। और वेम्बानाथ जो है ये मालाबार का ही एक भाग है, ये झील है यहाँ की, तो लेगून है। ये है कौन से स्टेट में? केरल। ये आप ध्यान में रखें, आपसे पूछ सकता है वो। मालाबार तट के नाम से पूछ सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से पूछ सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में वेम्बानाद नाम का जो एक प्रसिद्ध लेगून है वो किस राज्य में स्थित है? तो केरल। सागर पूछेगा तो अरब सागर हो गया, क्योंकि पश्चिम की तरफ अरब सागर ही है। इस मैदान के पूर्व की ओर पुरानी चट्टानी पुरानी चट्टानों से बना पहाड़ी क्षेत्र है जो कि पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है। समुद्र के निकट होने के कारण इस प्रदेश की जलवायु अत्यंत नम और सम है। वर्ष भर इसका तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है, ये सब हमने पढ़ लिया। वनस्पति, इस प्रदेश का 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। नारियल के अधिक मिलते हैं, समुद्र के किनारे आपको नारियल अधिक मिलेंगे, बिल्कुल मीठे पानी के। इसके अतिरिक्त सागवान, सिनकोना, साल, रबड़, एबोनी, रोजवुड आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये नेचुरल रूप से ये वृक्ष लगते हैं समुद्र के किनारे। और मित्रों जो समुद्र के किनारे जो वनस्पति होती है दलदली क्षेत्र की, उसको मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एक टर्म आती है मैंग्रोव वनस्पति किसे कहते हैं। तो समुद्र के किनारे के दलदली क्षेत्र में जो उत्पन्न होने वाली वनस्पति है ये वही है, तो उसको मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। अब आता है आर्थिक क्रियाएं। मालाबार प्रदेश प्रमुख रूप से उन्नत कृषि प्रदेश है। कृषि व्यवसाय में लगभग आधी जनसंख्या लगी हुई है। उपजाऊ कांप और दोमट मिट्टी में कई फसलें पैदा की जाती हैं। मसालों की कृषि भी अधिक की जाती है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, अन्य मसाले यहाँ अधिक पैदा किए जाते हैं। मैदानी भागों में नारियल, सुपारी, काजू आदि भी पैदा किया जाता है। पश्चिमी घाट के समीपवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में चाय, कॉफी और रबड़ के उद्यान लगे हुए हैं। तट के निकट स्थित होने के कारण मछलियां पकड़ना भी एक प्रमुख व्यवसाय है। तो ये देखिए तटीय क्षेत्रों में नारियल के वृक्ष, तो मित्रों ये आपको खूब मिलेंगे यहाँ नारियल के वृक्ष। ये मछली जो मछलियां पकड़ रहे हैं लोग, तो ये बोट लेकर के खूब मछलियां पकड़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपको आर्थिक क्रियाएं बताई है, ये केवल एक इसकी स्थिति ही नहीं है तट की, बाकी जो तट है वहां भी आपको यही चीजें मिलेगी। समुद्र वही है और समुद्र के तट का जो भाग है उसमें सेम वही लगभग तापमान रहेगा, वही वनस्पति मिलेगी और उन्हीं चीजों की खेती की जा सकती है और वही मछली पकड़ेंगे। यहाँ के तटीय भागों में आणविक खनिज, मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम और भीतरी भागों में चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, गार्नेट और ग्रेफाइट पाए जाते हैं। तो आणविक खनिज भी प्राप्त होते हैं। इस प्रदेश में नदियों का बहाव तेज है। अनेक स्थानों पर जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बांध बनाए गए हैं।
उद्योग। मालाबार मैदान में तेजी से उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। सूती वस्त्र, नारियल तेल, साबुन, साइकिल के पुर्जे, कांच और रासायनिक पदार्थों के निर्माण के कारखाने हैं। तिरुवनंतपुरम, अलवाई, कोझिकोड प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। ये मालाबार जो तट है उसका बता रहा है कि कहाँ का कौन कौन से इसमें प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तिरुवनंतपुरम है, अलवाई, कोझिकोड प्रमुख औद्योगिक नगर है। अब इनको आप सर्च कीजिएगा। तिरुवनंतपुरम कौन से स्टेट में पड़ता है, अलवाई कौन से स्टेट का भाग है, कोझिकोड कौन से स्टेट का प्रमुख नगर है, तो इनको ढूंढें। आवागमन तो एक अच्छी सुविधा है। यहाँ सभी प्रकार के परिवहन साधन, जल थल वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। कई बंदरगाह भी विकसित हुए हैं। कोझिकोड, कोच्चि, अलेपी, तिरुवनंतपुरम, तो ये प्रमुख औद्योगिक नगर भी हैं और इन्हीं के किनारे बंदरगाह भी बने हैं। जनसंख्या, यह प्रदेश भारत के अत्यंत घने बसे प्रदेशों में से एक है। अधिकांश जनसंख्या गांवों के तट के सहारे बसी हुई है। यहाँ रहने वाले मुख्यतः मलयालम और अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। केरल जो है, केरल की भाषा मुख्य रूप से कौन सी है, मलयालम, तो अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो ये स्थान भी आपको जो मिलेंगे लगभग केरल के ही मिलेंगे ज्यादातर जो हैं, तो इनको ढूंढिएगा। और जो आपको ऊपर वो लेगून बताई थी वो भी कहाँ की है, केरल की। जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी। बरसीम क्या होती है, एक प्रकार की घास। पॉपुलर एक प्रकार का पेड़। लेगून समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे जल की झील को। तो ये आपको जो मैंने बता दिया था ऊपर समझा दिया था। सही विकल्प को चुनिए। खादर शब्द का संबंध किससे है और निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। अब आप सोचिए इसका क्या जवाब होगा। खादर शब्द का संबंध किससे है, तो ए हो जाएगा, मैदान से ही है। और कौन सा खादर भी, कौन सा क्या होता है खादर, नई जलोढ़ मिट्टी वाला, आपको खाने से याद करवाया था। कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो आप देखिए कौन सा नहीं है, तो ए नहीं है, कोरोमंडल तट राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम का भाग नहीं होकर के पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। जैसे ये भारत है तो यहाँ उत्तरी सरकार तट है और ये है कोरोमंडल तट इधर। और इस तरफ कौन सा है, तो मालाबार तट है पश्चिम की तरफ, कन्नड़ तट है, कोंकण तट है, तो ये सब इधर के हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, ए हो जाएगा कोरोमंडल। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेबनाथ जो है, वेम्बानाथ, वो एक प्रसिद्ध क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मालाबार तट पर किसके वृक्ष अधिक मिलते हैं। गंगा यमुना के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहते हैं। ये आपको कमेंट करके बताने हैं इन चार के उत्तर और जो शुरू में आपसे पूछा था उसके जवाब। तो मित्रों आज ये 7th क्लास की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 8th क्लास का आएगा और 8th क्लास के अंदर तो इतने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा। रीट के एग्जाम में या कोई और एग्जाम हो, सीधे के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो कोई भी चैप्टर मिस करने की गलती नहीं करें 8th क्लास से। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।